त्रैमासिक परीक्षा में आपकी परफॉर्मेंस ये साबित करती है कि आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने मिलेंगे। हालांकि ऐसा करना मत मेरे प्यारे बच्चों, आप भी मेरे लिए छोटे भाई बहन जैसे हो। ऐसा मत करना कि एक बार गिरते गिरते बच जाओ तो दोबारा ऐसी हरकत करो कि टपक जाओ। किसी को देखकर, किसी से सीखकर फालतू उड़ानबाजी नहीं करना चाहिए। अरे कमा लेंगे जिस दिन कमाना होगा। जो मैं बोल रहा हूं उस चीज से जो आपको बोध हो रहा है, उस चीज से आपको जो समझ आ रहा है, वो क्या है? मेरे शब्दों की शक्ति है। हेलो मेरे एमपी बोर्ड के चीतो, स्वागत है आपका अरिव्यान के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लेकर के आए हैं आपके कक्षा 12वीं की संपूर्ण तैयारी। और इसी क्रम में आ चुकी है हमारी त्रैमासिक परीक्षाएं। और भैया संकट के बादल मंडराने लगे हैं सर पे, क्योंकि इन 3 4 5 महीनों में जब से स्कूल चालू हुआ है, पढ़ाई लिखाई रत्ती भर नहीं की। ठीक है, तो अब लगने लगा है डर। तो इसकी चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपके अंशु भैया और अरिविहान लेकर के आया है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जहां पर आपको प्रत्येक विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसी क्रम में मैं आपका प्यारा अंकुश चौहान, आपका प्यारा अंशु भैया लेकर के आया हूं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए भैया बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहां पर हम देखने वाले हैं 2 3 4 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मार्कर इसीलिए नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो। रही बात 1 मार्कर देखने की, तो आप अरिविहान के एप्लीकेशन पे जा सकते हैं और वहां पर त्रैमासिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने में हम आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमने आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं क्या 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, सारे सैंपल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भैया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी, और त्रैमासिक परीक्षा में अपनी जो है मजबूत रैंक लानी है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि त्रैमासिक परीक्षा वैसे तो स्कूल लेवल पर करी जाती है, पर त्रैमासिक परीक्षा में आपकी परफॉर्मेंस ये साबित करती है कि आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने मिलेंगे। ठीक है, तो भैया ये सारी चीजों को ध्यान रख करके त्रैमासिक परीक्षा के लिए सीरियस हो जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। हमसे पूछा क्या गया है कि छायावाद की परिभाषा लिखनी है और उसकी 2 विशेषताएं लिखनी है। देखो, अब इस वीडियो का फॉर्मेट मैं आपको समझा दूं कि यहां पर हम बहुत ज्यादा डिटेल उत्तर की चर्चा नहीं करेंगे। यहां पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, और किस तरह से हमको चीजों को सुव्यवस्थित ढंग से लिखना है, ताकि हमारे जो जांचकर्ता होंगे, हमारे उत्तरों को जांचने वाले, उनको एकदम मजा आ जाए और बेहतरीन मार्क वो आपको दे दे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसका उत्तर क्या लिखेंगे। हमसे सीधा सीधा सवाल किया गया है कि भैया छायावाद जो है उसका हमको परिभाषा बता दीजिए, और साथ ही साथ किन्हीं 2 विशेषताओं को लिख दीजिए। अब 2 विशेषताएं बोली है तो ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है और दिमाग भी ज्यादा नहीं खपाना है। 2 बोला है तो 2 लिख डालेंगे। देखो, छायावाद की परिभाषा क्या है? कवि के हृदय की अनुभूतियों, रहस्यपूर्ण भावनाओं और प्रकृति के सौंदर्य की काव्यात्मक अभिव्यक्ति को छायावाद कहा जाता है। ये एक हो गई आपकी परिभाषा। अब इसमें एक प्लस पॉइंट आपको बता दूं कि आप डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दी गई परिभाषा को लिखना जरूर, क्योंकि जब आप विद्वानों के द्वारा लिखी गई परिभाषा लिखते हैं तो जांचकर्ता को समझ में आता है कि भैया इस बच्चे ने पढ़ाई करी है। इसका मतलब ये हो गया है कि आपको प्लस मार्क मिल जाएंगे। अगर वो इतनी जो है आपकी परिभाषा पर 1 मार्क देना चाह रहे थे तो वो 1.5 मार्क देंगे। क्यों? क्योंकि आपने विशेषज्ञ की बात लिख दी है, या आपके जो है जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है उनकी बात लिख दी है। ठीक है, तो यहां छायावाद के लिए प्रमुख हमको डॉक्टर नगेंद्र की जो है परिभाषा देखने के लिए मिलती है। उन्होंने कहा है कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, बस इतनी सी लाइन लिखनी थी, आधा मार्क कमाना है, और इन्हीं आधे आधे मार्क से आपको जो है 60 70 80 प्लस मार्क मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है भैया बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है, चलो अब यहां पर 2 विशेषताएं लिखने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहली विशेषता लिखेंगे आत्माभिव्यक्ति, यानी कि
आत्म अभिव्यक्ति, स्वयं की जो अभिव्यक्ति है उसको प्रस्तुत किया गया छायावाद में। कवि अपने मन की पीड़ा, सुख दुख व संवेदनाएं प्रकट करता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। फिर दूसरा क्या होगा, व्यक्तिवाद, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद, मानवीय भावनाएं, नारी चित्रण इत्यादि की भी क्या की गई है, इसमें प्रधानता देखने के लिए मिलती है। इतनी सी लाइन लिखना था और पूरे मार्क आपको मिल जाएंगे। चलिए भाई साहब अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए उसकी दो विशेषताएं लिखी। अब आपसे यहां पर दो सवाल पूछ लिया गया है कि प्रयोगवाद, सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रयोगवाद होता क्या है, उसके बाद आपको प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताना पड़ेगा कि आखिर कौन से रचनाकार प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और साथ ही साथ दो विशेषताएं लिखने के लिए बोला गया है। इस एक प्रश्न के अंदर में तीन छोटे छोटे प्रश्न छुपे हैं। चलो आओ कैसे लिखना है समझते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ जो है अज्ञेय द्वारा माना जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, अज्ञेय के द्वारा माना जाता है, यानी कि हमने किनका नाम लिख दिया है भैया, हमने नाम लिख दिया है इनके प्रवर्तक का। ठीक है, अब कब माना जा रहा है, कैसे माना जा रहा है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञेय द्वारा प्रकाशित प्रथम तार सप्तक द्वारा माना जाता है। उनके द्वारा प्रकाशित प्रथम तार सप्तक के द्वारा ही हम किसको मानते हैं, प्रयोगवाद का आरंभ मानते हैं। ठीक है, अब एक चीज और लिख देंगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसके प्रवर्तक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय माने जाते, इन्हीं अज्ञेय जी का पूरा नाम है। ठीक है, ये बात हो गई। अब दो विशेषताएं आपको बतानी है, प्रवृत्तियां या और विशेषताएं बतानी है। इस युग की विशेषताएं निम्न है। पहला, नवीन उपमानों का प्रयोग जो है प्रयोगवाद में, प्रयोगवाद का नाम ही इसीलिए लिखा गया है प्रयोगवाद क्योंकि इसमें नए नए प्रयोग किए गए रचनाओं के साथ, जिसमें से एक मुख्य है नवीन उपमानों का प्रयोग करना। यहां पर नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया। ठीक है, उसके बाद बुद्धिवाद पर बल, बुद्धिवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया और रूढ़िवादियों के प्रति या रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किया गया। जो भी रूढ़ियां चली आ रही थी भाषा हिंदी में, समाज में, उनके जो है विद्रोह की बातें यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। कहां पर, प्रयोगवाद में। इतनी बात लिखनी है मेरे प्यारे बच्चों और मार्क मिल जाने वाले। चलिए भाई साहब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 ये बोलता है कि प्रगतिवाद की परिभाषा लिखते हुए कोई दो विशेषताओं को बताइए। अब प्रगतिवाद पूछा गया है और उसकी दो विशेषताएं बताइए। अब प्रगतिवाद का मतलब है हिंदी साहित्य की एक काव्य धारा जिसका अर्थ है आगे के और बढ़ना। या प्रगति का मतलब क्या होता है, प्रगति का मतलब होता है आगे बढ़ना। इसीलिए जब इस हिंदी काव्य धारा को हम देखते हैं तो हमको महसूस होता है कि ये जो है अपने समय से आगे बढ़ रही है, यानी कि प्रगति कर रही है, और इसीलिए इस बात का नाम क्या रखा गया है, प्रगतिवाद रखा गया है। ठीक है भाई, जो साहित्य आगे बढ़ने में विश्वास रखता है तथा आगे बढ़ने में सहायक है उसे प्रगतिवाद कहते हैं। इस कविता पर मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, और मार्क्सवाद ही जो है किस चीज को प्रमोट करता है, आगे की ओर बढ़ने के लिए, आधुनिकता की ओर जाने के लिए क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां और उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो पहली चीज, धर्म ईश्वर लोक परलोक का विरोध किया गया। देखो, इससे पिछली जितनी भी आपकी वाद देखने के लिए मिलेंगे वहां पर, या समाज देखने के लिए मिलेगा, वहां पर लोक परलोक है ना, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म इत्यादि की बातें की गई थी। पर प्रगतिवाद का मतलब क्या है, आगे की, इन सबसे ऊपर उठना है, इन सबसे आगे बढ़ना है। इसीलिए यहां पर धर्म का, ईश्वर का और परलोक इत्यादि चीजों का जो है क्या देखने के लिए मिलता है, हमको विरोध देखने के लिए मिलता है। दूसरी क्या चीज देखने मिलती है, एक और इंपॉर्टेंट चीज की पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा एवं विरोध देखने मिलता है। पूंजीपति का मतलब क्या होता है, मालदार पार्टी जो होती है। अब भाई देखो, पहले उस समय में क्या होता था कि जो पूंजीपति है वो बड़ा 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 अमीर हमेशा बना रहता था। क्यों, क्योंकि वो सूद खा रहा है, ब्याज खा रहा है, लोगों का, गरीबों का पैसा खा रहा है। जबकि प्रगतिवाद का मतलब ये है, या फिर प्रगतिवादी कवियों का मतलब यह है कि भैया इस दुनिया में जितनी पूंजी है वो सबकी बराबर है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो अगर ज्यादा कम हो गई तो क्या होगा भैया,
अमीर अमीर होते जाएगा और गरीब हमेशा गरीब होते रहेगा। इसलिए यहाँ पर हमको पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा और विरोध देखने के लिए मिलता है। शोषित वर्ग की दीनहीन दशा का यथार्थ चित्रण मिलता है। अब शोषित वर्ग कौन से? वही गरीब बेचारे, उनकी जो है सामान्य दशा, दीनहीन दशा का हमको उदाहरण बहुत गहरे देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। देखो, इससे पहले जो था नारियों का इतना अच्छा प्रभाव नहीं था समाज पर यहाँ पर हमको यथार्थवादी दृष्टिकोण नारियों का भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, फिर राष्ट्रीयता, मानवीय संवेदना, समाज सुधार, समाजवादी व्यवस्था आदि प्रमुख प्रवृत्तियां है। अब यहाँ पर 2 बोली थी भैया, मैंने 4 बता दी। इन चारों में से जो याद रहे टीप के आ जाना परीक्षा में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब आ जाता है अध्याय से प्रश्न, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे। अब यहां पर आपको, जब तक आप इस कविता को नहीं पढ़ोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे प्रश्नोत्तरों को अपने मन से और आसानी से हल कर सकते हो। हर एक कविता का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पढ़ लो। मैं गारंटी दे रहा हूं 10 में से 8 प्रश्नों के उत्तर आप अपने मन से लिख देंगे। इतना प्रभाव पड़ता है दोस्तों। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और प्रश्नोत्तर को देखना भी नहीं पड़ेगा, स्वयं लिखना चालू कर दोगे। ठीक है, चलो आओ प्रश्न पे आते। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे। अब देखो, यहां पर बच्चे अगर बात की जाए तो पक्षियों के बच्चों की बात की गई है, और नीड़ों से यानी घोंसले की बात की गई है। ठीक है, अब बात करेंगे कि बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से यानी घोंसले से या अपने घर से सुबह से भोजन की तलाश में निकले। उनके जो माता पिता है वो सूर्यास्त की बेला में अब वापस आ रहे होंगे और उनके लिए भोजन का दाना लाएंगे। इस आशा में जो है बच्चे नीड़ों से झांक रहे हैं। इस प्रश्न का सामान्य सा उत्तर है, अगर ये 3 बातें आपको समझ में आ गई। बच्चे किन की बात कर रहे हैं? पक्षियों के बच्चों की, चूजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं? चे चे करके आवाज कर रहे हैं कि उनके माता पिता जो सुबह से खाना ढूंढने, दाना लेने गए हैं, अब शाम ढलते हुए वो वापस अपने घोंसलों में आएंगे और हमारे लिए खाना लेकर के आएंगे। बस इसी आशा में जो है बच्चे नीड़ों से झांक रहे हैं। ठीक है, चलो आओ। अब आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया, शीतल वाणी में आग का क्या महत्व है। अब देखो, यहाँ पे जो है 2 विरोधाभासी शब्द हमको देखने के लिए मिलते हैं। पहला है शीतल वाणी, क्या है भैया? शीतल वाणी। और दूसरा आ जाता है आग। ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी है। शीतल का मतलब होता है ठंडा और आग का मतलब होता है गर्म। दोनों की तासीरें अलग अलग है, पर यहां पर एक ही शब्द में इन दोनों को डाल दिया गया है। मतलब बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति वाली बात कर दी गई है भैया। तो चलो आओ समझते हैं कि आखिर इस चीज का मतलब या इस चीज का अभिप्राय क्या है। देखो, जब बात करते हैं शीतल वाणी में आग होने की, तो इसका अभिप्राय है कि कवि की वाणी में कोमलता तो है, किंतु हृदय में प्रेम के संदर्भ में चलने वाले अंतद्वंद के कारण प्रेम रहित संसार के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना है। इसका बेसिक उत्तर आप ऐसा लिख सकते हो कि कवि की भाषा में जो है या वाणी में जो है वो कोमलता है, किंतु उनके हृदय में इस संसार में फैले हुए असंतोष या हम कह सकते हैं प्रेम रहित संसार के लिए क्या है? विद्रोह की भावना है। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरी भाषा में या मेरी वाणी में शीतल वाणी है लेकिन आग है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब बात करते हैं, जहां पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी बसते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा भैया? क्यों कहा? कवि तो कह के चलेगा, लिखना हमको पड़ रहा है। हर बार यही टेंशन है कि कवि कहते हैं, कवि ने कह दिया, अब संदर्भ और प्रसंग हमको लिखना है। ठीक है, और बेटा मेरे प्यारे बच्चों ये बात याद रखना, कवियों ने जो लिख के गए हैं ना, अगर हम उनको बहुत गहनता से पढ़े, गहनता से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो 100% हम अपनी जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं कि जहां दाना रहते हैं वहीं पर नादा भी बसते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका कवि ने इसलिए ऐसा कहा होगा क्योंकि जिस प्रकार हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक चित होता है, एक पट होता है। इंग्लिश वालों को भी पता होगा, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, तो 2 जो पहलू होते हैं, उसी प्रकार समाज में भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक कौन से? एक ज्ञानी
उर्दू में दाना। ज्ञानी होते हैं जिनको उर्दू का भाषा में क्या कहा जाता है, दाना कहा जाता है। और दूसरे अज्ञानी, ठीक है, सभी का अपना अपना अस्तित्व होता है। ज्ञानी सत्य की खोज में, ज्ञान प्राप्ति में लगे होते हैं, जबकि अज्ञानी जो है सांसारिक भौतिकवादी होकर भोग विलास में लगे होते हैं। पर दोनों ही समाज के लिए अनिवार्य है, तभी समाज का संतुलन बना रहता है। अगर ज्ञानी ही ज्ञानी इस समाज में हो जाएंगे तो असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर नादान ही नादान इस समाज में हो जाएंगे तो भी असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। संतुलन कहां होगा, जहां पर दाना रहेंगे और वहीं नादान रहेंगे, तब आपका संतुलन बैठेगा समाज का। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, कपास शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। कपास शब्द की परिभाषा यहां पर किसके लिए उपयोग की गई है, चलो आओ समझो। कपास शब्द जो है, कपास का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, कपास का मतलब होता है कॉटन, है ना, कॉटन होता है। रुई जिसको हम बोलते हैं, सुबह सुबह दिए बत्ती करने के लिए बढ़िया रुई मल करके घी में लगाते हैं, ठीक है, या तकियों में, गद्दों में, कंबलों में डालते हैं, अंदर सॉफ्ट रहती है ना बहुत ज्यादा। तो यहां पर कपास से क्या मतलब है कवि का, तो कपास शब्द बच्चों के लिए प्रयुक्त किया गया भैया। अब देखो इस शब्द से ही आप पूरा उत्तर बना दोगे, ये गारंटी है। कैसे, जब हमको ये पता चल गया कि ये कपास शब्द जो है वो बच्चों के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसका मतलब किस तासीर की बात की जा रही है, कपास के सॉफ्ट होने। कपास कैसा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और उसी को इंगित करते हुए बच्चों को कहा गया है कि बच्चे उतने ही सॉफ्ट, उतने ही कोमल, उतने ही मुलायम होते हैं, ठीक है। तो वास्तव में बच्चे भी कपास या रुई की तरह हल्के होते हैं भाई, ठीक है, वे भी कपास की तरह इधर से उधर उड़ते फिरते हैं। अब बच्चों को पंख वंख नहीं लगे ऐसा मत सोचना, कवि है, थोड़ा सा मेटाफर डाला जाता है, ठीक है। क्या होगा कि कपास की तरह इधर उधर उड़ने का मतलब है कि इधर उधर दौड़ना, भागना, चिल्लाना। बच्चों का क्या अच्छा लगता है हमको, यही तो अच्छा लगता है, यही चहलकदमी, यही इधर उधर भागना, परेशान होना, खेलना कूदना, यही सब चीजें। और यहां पर उड़ने का मतलब जो है इसी की तरह से हमको बताया गया है। उनके जो है पैर भी कपास की तरह ही कोमल और मुलायम होते हैं। वो इन पैरों से पृथ्वी को ऐसे नापते हो कि ऐसा लगता है मानो पृथ्वी उनके पैरों के नीचे आने के लिए आतुर हो गई हो। कुछ इस प्रकार से भारी भारी शब्दों का प्रयोग करके आपको अपना उत्तर लिखना है, ताकि लिखने वाले को, माफ कीजिएगा, जांचने वाले को ये पता चले कि नहीं यार ये बच्चे ने पढ़ाई की है और ये बच्चा भी जो है कपास की तरह कोमल तो है, लेकिन सूर्य की तरह इसके दिमाग में चेतना भी बहुत अच्छी है, तेज भी बहुत अच्छा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे भाई। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। अब देखो क्या बोला गया है पतंग कविता में, बच्चों का उड़ान से सीधा संबंध है। कैसे सीधा संबंध है भैया, सामान्यतः बच्चों के सपने, इच्छाएं और ख्वाब इतने ऊंचे होते हैं कि वो आसमान छूने तक की कल्पना करते हैं। अरे हम सब ने बचपन में सोचा होगा ना, आपने, मैंने, हम सब ने, जब हम बच्चे थे तो हम सोचते थे कि यार ये आसमान में जो तारे टिमटिमा रहे हैं, ये जो चंदा मामा है, किसी दिन इनको पकड़ लूंगा मैं, है ना। तो मतलब बच्चों का जो इतना मन शुद्ध और बिना किसी पाप रहित होगा, बिना किसी टेंशन के होगा, बिना किसी किंतु परंतु के होगा, तो बच्चे अपने बचपन में तो भैया आसमान छूने तक की बात और कल्पना कर लेते हैं। ऐसे में पतंग को आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते देख उनका जो उत्साह है वो दुगना हो जाता है। पतंग की लहराती उड़ान के साथ उनका मन भी हिलोरे लेने लगता है और वे खतरनाक ऊंचाइयों पर पहुंचने का दुस्साहस कर जाते हैं। कुछ इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तभी मार्क मिल पाएगा, ठीक है। चलो आओ फिर अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खतरनाक किरणों से गिरकर बचने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है। अब यहाँ पर खतरनाक किनारों की बात की जा रही है, तो ये समझना पड़ेगा कि किस खतरनाक किनारों की बात की जा रही है। चलो आओ समझते उत्तर में। पतंग उड़ाने की धुन में मगन जितने भी बच्चे होते हैं वो कभी कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिरते गिरते बच जाते हैं, तो वे और भी निडर हो जाते हैं कि अब नहीं गिरा तो अब आगे नहीं गिरूंगा। हालांकि ऐसा करना मत मेरे प्यारे बच्चों, आप भी मेरे लिए छोटे भाई बहन जैसे हो। ऐसा मत करना कि एक बार गिरते गिरते बच जाओ तो दोबारा ऐसी हरकत करो कि टपक जाओ, है ना, ये नहीं करना है।
अब भैया कवि है, कवि का भाव प्रसाद जो है वो अपने मन के हिसाब से लिखते हैं ना, पर सच्चाई और जो है कल्पना में अंतर होता है। ठीक है, तो गिरते बच्चे जो है बच जाए तो वे और भी निडर हो जाएंगे, उनके अंदर जो है भय समाप्त हो जाता है, तब भी वे निर्भीक बच्चे सूरज की आंखों में आंखें डालकर पतंग उड़ाने के मार्ग में क्या करते हैं, आने वाली प्रत्येक चुनौती से भिड़ने और बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं। अब यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है ऐसा कि सूरज की आंखों में आंखें डालकर, यानी चाहे तपती गर्मी क्यों ना हो बच्चे पतंग उड़ाना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि पतंग से उनका वो गहरा नाता है जिसके कारण उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जो पतंग उड़ रही है वो किसी दिन आसमान को छुएगी, उसी तरह उनका जो मन है वो भी आसमान को छूने में आतुर रहता है। ठीक है, इसलिए वो चिंता नहीं करते हैं कि कितनी धूप पड़ रही है, कितनी गर्मी है, कितना तेज आंखों में सूरज लग रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर वो खतरनाक किनारों से गिरकर बच जाए तो वो जो हो जाते हैं बहुत ज्यादा निडर हो जाते हैं कि अब एक बार नहीं गिरेंगे तो ध्यान से अगली बार देखना पड़ेगा, वरना गिरना नहीं है। ठीक है, चलो भाई आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है, लिखिए। यहां पर कवि ये कहना चाहते हैं कि भैया भाषा को बहुत सहूलियत से बरतना आवश्यक है कि रचनाकार भावों के अनुरूप ही सरल, सहज और सुग्राही शब्दावली का प्रयोग करे। ठीक है, क्योंकि देखो जब हम कविताएं लिखते हैं, आप में भी किसी में शौक होगा कविता का, शेरो शायरी का, लाइनें लिखने का, है ना, तो हमको ये करना चाहिए, कवि हमारे कहते हैं कि हमको ये करना चाहिए कि भाषा एकदम सरल हो, सुग्राही हो और साथ ही साथ सहज हो, ताकि आम से आम व्यक्ति को भी वो चीजें समझ में आए जो आप अपने अंतर्मन से व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, अनावश्यक आडंबरपूर्ण गुण शब्दावली कथ्य के प्रभाव को कम करती है। इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि जबरदस्ती के बड़े बड़े और भारी शब्दों का प्रयोग करना आसान लोगों के लिए, ना समझ लोगों के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, दूभर हो जाता है। इसलिए जितने आसान शब्दों का प्रयोग कर सको उतने ही आसान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अपने को उत्तर लिखना भैया। चलो अगला प्रश्न क्या है, उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध बनता है। प्रश्न पूछा गया है कि भैया उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध बनता है, तो कविता का उड़ने और खिलने से गहरा संबंध कैसे है। चिड़िया उड़ती है पर उड़ते उड़ते थक जाती है और उसे पेड़ की शाखा पर बैठना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि भैया उसकी एक क्षमता है, वो कुछ किलोमीटर तक उड़ सकती है, उसके बाद फिर वापस उसको थकने के लिए, सांस लेने के लिए, जो भी है करने के लिए रुकना पड़ेगा ही। लेकिन कविता की उड़ान उन्मुक्त रहती है, ये सदियों तक उड़ती रहती है। कविता ऐसी चीज है, कविता किसी लड़की का नाम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, पोयम की बात कर रहा हूं। ठीक है, कविता ऐसी चीज है जो सदैव उड़ते रहेगी और सदैव उड़ती रहती है, यानी कि कविता अपनी उड़ान भरना कभी बंद नहीं करती है, कभी थकती नहीं है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब यहां पर खिलने की बात करते हैं कि अगर फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता जो है अनंत काल तक खिलती रहती है। आप सोचो ना, रामचरितमानस जो है कई हजारों सालों पहले लिखा हुआ ग्रंथ आज भी चल रहा है वैसे ही। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गई, ऐसे कई काव्य, ऐसे कई रचनाएं हैं जो आज तक हम बिना रुके बिना थके उसका उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो सदैव उड़ रहा है और सदैव खिला हुआ है। जो उड़ने की बात की गई है यहाँ पर, अगर चिड़िया को देखे तो वो एक समय के बाद थक जाएगी, फूल को देखे तो वो एक समय के बाद मुरझा जाएगा, किंतु कविता या रचनाएं ऐसी चीज है जो हमेशा उड़ते रहेगी और हमेशा खिलते रहेगी। यही इस प्रश्न में आपको संबंध बताना है। ठीक है, चलो आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ तो भाई अगला प्रश्न बोल रहा है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, और ये बात सत्य है मेरे भाई। याद है वो बच्चा किसी टॉक शो में आया था, छोटा सा बच्चा, जिसमें उसने कोई शायरी बोली थी मोटिवेशन की, लेकिन हमने उसको इतना ट्रोल किया, क्यों? क्योंकि उसकी भाषा उस कदर। ठीक है, हालांकि वो बात अच्छी करा उसने, किंतु कहीं ना कहीं
हमने उसके भाषा के कारण उसका मजाक बना दिया, काफी ट्रोल हुआ वो बच्चा। चलो आओ वही शायरी आज अपन बोलते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। अब याद आ गया होगा वो बच्चा, छोटा सा सफेद शर्ट पहने हुए। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पार करके दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पार करके दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को कि अब दम है तो मिटा कर दिखा। मेरे प्यारे बच्चों, बात गहरी है, किंतु आपको ये बात सही से और अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। और ये प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। प्रश्न बोला गया है कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में बात भी फंस जाती है। क्या होता है, वास्तव में बात और भाषा परस्पर इतनी घनिष्ठता से जुड़े होते हैं कि उनको भाषा के चक्कर में जब हम अनावश्यक गूढ़ शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो सीधी सरल बात भी अलग अलग करके समझना कठिन होता है। किंतु कई बार अत्यधिक साहित्यिक भाषा को अपनाने से बात जो है बिगड़ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात बिगड़ जाती है। इसलिए दुरूह शब्दावली के प्रयोग से अत्यधिक सरल बात भी कठिन हो जाती है। दुरूह मतलब कठिन बातों को या कठिन शब्दों के प्रयोग से जो है क्या हो जाती है, बात टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और फंस जाती है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब आ जाता है अंतरलिखिए वाला प्रश्न, जहां पर आपको कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखने के लिए कहा गया है। अब देखो यहां पर एक प्लस पॉइंट आपको बताऊं क्या, जब भी अंतर लिखो तो कुछ इस प्रकार से आपका अंतर लिखा होना चाहिए। बढ़िया बॉक्स बनाना है, एक तरफ कहानी लिखेंगे एक तरफ उपन्यास लिखेंगे। अब दो बोला गया है, एक एडिशनल लिख देना। लिखना क्या है, एक एक लाइन ही लिखनी, ताकि कहीं अगर हमारे शब्दों में कहीं हमारे परिभाषा में हेरफेर हो तो ये इसको कवर कर ले। तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं कहानी का आकार और उपन्यास के आकार की। तो यहां पर बोला गया है कि कहानी का आकार जो है वो छोटा होता है, जबकि उपन्यास का आकार बड़ा होता है। ठीक है, कहानी एक ही मुख्य कथा होती है, किंतु उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ बहुत सारी प्रासंगिक कथाएं भी उपस्थित हो सकती है। यहां पर बोला गया है कि कहानी में सीमित पात्र होंगे, किंतु उपन्यास में असीमित पात्र होते हैं। ठीक है, तो कहानी और उपन्यास में यही फर्क है, छोटे छोटे फर्क है, समझ में आने लायक फर्क है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर लिखना है, वही फॉर्मेट अपनाएंगे। आत्मकथा एक तरफ लिखेंगे, जीवनी एक तरफ लिखेंगे। अब आत्मकथा में लेखक अपनी कथा को कहता है, जबकि जीवनी में किसी महापुरुष के जीवन पर कथा लिखी जाती है या उसके ऊपर उसके जीवन पर आधारित होती है। ठीक है, आत्मकथा काल्पनिक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भैया, क्योंकि स्वयं लिखने वाला है ना। अब तो मैं ये भी लिख दूंगा, अगर मैं खुद लिख रहा हूं तो मैं तो कुछ भी लिख दूंगा। ठीक है, मैं ये भी लिख दूंगा कि भैया मैं बहुत करोड़पति आदमी हूं, मेरे दो दो तीन तीन पेट्रोल पंप है, मेरे पास में रोल्स रॉयल्स है, कुछ भी लिख सकता हूं ना। ठीक है, लेकिन जीवनी जो है सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, और वे सत्य घटनाएं जो पढ़ने और सुनने वाले के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा इंपैक्ट कर सके। ठीक है, आत्मकथा में लेखक अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर लिखता है, अपनी याद करने की शक्ति के आधार पर लिखता है। जीवनी में लेखक तटस्थ रह करके लिखता है। ठीक है, इतनी चीजें लिखनी है और आपको मार्क मिल जाएंगे भैया। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाता है फिर से अध्याय से प्रश्न, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। देखो, भक्तिन तो गांव के परिवेश से थी, जो महादेवी थी वो शहरी थी और लोगों में उठना बैठना था, अच्छे समाज में उठना बैठना था, इसलिए हम उनको उस समय में मॉडर्न मान रहे थे। अब यहां होना चाहिए था उल्टा, कि महादेवी के साथ में रह करके भक्तिन ने मॉडर्न बन जाना था, लेकिन हुआ उल्टा। कैसे, कि भक्तिन के महादेवी के पास आने के बाद महादेवी अधिक देहाती सी हो गई। क्या है इसका कारण, भक्तिन के आ जाने से लेखिका अत्यधिक देहाती हो गई, क्योंकि भक्तिन ने लेखिका को सीमित साधनों में जीवन को सरलता से जीने के लिए जागृत कर दिया। बात बहुत छोटी है, किंतु बहुत ज्यादा क्या है, मोटिवेशनल है। कि जब भक्तिन जो है महादेवी की लाइफ में आई तो उन्होंने
उनको क्या सिखाया? सीमित साधनों में जीवन को सरलता से जीना। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये बात याद रखना चाहिए बच्चों। किसी को देखकर, किसी से सीखकर फालतू उड़ानबाजी नहीं करना चाहिए। अरे कमा लेंगे जिस दिन कमाना होगा, प्राप्त कर लेंगे जिस दिन होगा, किंतु किसी की होड़ नहीं करना है। ये तो बेटा गांठ बांध के चलना पड़ेगा, ठीक है। यही क्या हुआ है, महादेवी के साथ हुआ है। लेखिका जो है रात में मकई का दलिया, सवेरे मट्ठे को सोंधा लगने लगा, बाजरे के तिल के लगे हुए पुए, ज्वार के भुट्टे के हरे दानों की स्वादिष्ट खिचड़ी, सफेद महुए की लपसी इत्यादि का आनंद लेने लगी। और यही सब जो है गांव में खाया जाता है। भैया बोलते बोलते मुझे स्वाद याद आने लगा, क्योंकि जब मैं गांव में जाता हूँ, अपने जो परिचित लोगों के साथ जाता हूँ, तो वहां पर ये सारी चीजें मिलती है। वहां जो है रोटी जो है मकई के आटे की बनती है, ज्वार के आटे की बनती है। हमारे जैसे आशीर्वाद लगा के फुला थोड़ी रहे हम। इसलिए आज आप गांव की जीवन शैली देखिए, वहां के बुजुर्गों को देखिए, 80-80 साल के बुजुर्गों को, 90-90 साल के बुजुर्गों को मैंने दौड़ लगाते हुए देखा। और आज हम थोड़ी देर जरा सा बैठ जाए किसी एक जगह पे तो उठना दूभर हो जाता है भैया। तो थोड़ा इन सब चीजों पे भी ध्यान रखो। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न की तरफ। महादेवी वर्मा ने स्वयं एवं भक्तिन के मध्य किस प्रकार का संबंध बताया है? तो महादेवी जी कहती है कि स्वयं और भक्तिन के मध्य सेवक स्वामी के संबंध को नकारा है कि वो कोई नौकर नहीं है मेरी। वो क्या है, भक्तिन से असंतुष्ट होने पर भी उसे सेवा से हटा नहीं सकती और भक्तिन भी उसे छोड़ नहीं सकती। इस तरह का आत्मीय संबंध इन दोनों के बीच में। चलो आओ, अगला प्रश्न क्या बोलता है भैया, भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? जब भक्तिन इतना आत्मीय संबंध है भक्तिन से महादेवी का, फिर भी महादेवी ने ऐसा क्यों कहा कि उसमें दुर्गुणों की कमी नहीं है, यानी गलत चीजों की कमी नहीं? क्या है, आओ समझते हैं। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उनमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। ऐसा लेखिका ने इसलिए कहा है क्योंकि लेखिका ने स्वयं अनुभव किया है कि अनेक अच्छाइयों, समर्पित सेवा भाव, सादगी और सरलता के बावजूद वह कई मामलों में चतुराई और वाक्य चातुर्य का परिचय देती है। वह लेखिका को नैतिकता के विरुद्ध लगता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ जाओ अगले प्रश्न पे। लेखक जैनेन्द्र कुमार ने बाजार का जादू कैसे? अब ये बाजार का जादू से क्या मतलब है इन जैनेन्द्र कुमार जी का? तो आइए समझते हैं कि लेखक ने बाजार की चमक दमक और चुंबकीय आकर्षण को बाजार का जादू कहा गया। चमक दमक और चुंबकीय आकर्षण क्या होता है भैया? चमक धमक मतलब 50% ऑफ, बिग बिलियन डे सेल, 90% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री। यही सब देख देख कर शॉपिंग करते हो ना आजकल, यही है बाजार का जादू। और जैनेन्द्र कुमार कहते हैं कि यही चीजों का, यही छूट का, एक के साथ एक फ्री वाला, ठीक है, यही जो काम है वो बाजार में आकर्षण का केंद्र बनता है, चुंबकीय आकर्षण होता है। यह जादू आंखों की राह कम करता है, काम करता है और बाजार के आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीजों को आवश्यकता ना होने के बाद भी खरीदने पर विवश हो जाते हैं। अरे भैया मुझे एक पेंट की जरूरत थी, एक जीन्स की जरूरत थी, मैंने देखा बाय वन गेट वन, तो मैंने उठा ली दो। जरूरत एक की थी, उठा ली दो। और आप इस बात को समझो कि एक पेंट के भाव में दो पेंट नहीं मिलती है। कोई दुकानदार अपना नुकसान नहीं करता, मार्जिन और फायदा उनका होता है, केवल दिखावा जो होता है कि आप एक लोगे तो दूसरी फ्री मिलेगी, इस तरह का। और इसी को ही जैनेन्द्र कुमार जी ने क्या कहा है, बाजार का जादू कहा। चलो आओ, अगला प्रश्न है, जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? जेब के भरा होना यानी पैसे भरपूर है, जबकि मन का खाली होना क्या होता है? जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन किसी की नहीं मानता, वह चाहता है बाजार का सारा सामान खरीद ले। सभी सामान आवश्यक व आरामदायक मालूम होगा, उसका मन पर नियंत्रित नहीं होगा। मन खाली है यानी मन में ये चीज नहीं है कि यार ये नहीं लूं, ये आवश्यक नहीं है, ये ना लूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं। लेकिन जब जेब भरी हो ना आदमी की तो सोचता नहीं है आदमी, समझे?
तो इस चीज को, इस प्रश्नों से सीखना है बेटा हमको जिंदगी में, केवल ये याद करके परीक्षा में लिखने के लिए नहीं, ये याद करके जीवन में अमल करने के लिए भी है। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर तो भी ऐसा लिखना पड़ेगा अपने को। चलो आओ अगला प्रश्न देखते हैं। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? अब दो तरह की चीज है, बाजार का जादू चढ़ने की बात की गई है और फिर उतरने की बात की। क्या है बाजार का जादू? आपको पता है, पिछले प्रश्न में अपन ने देख लिया। बाजार का जादू चढ़ने पर क्या होगा? जब बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति को बाजार की हर वस्तु काम की, जरूरत की लगने लगती है, लेकिन वह उसके लिए उसके आकर्षण में फंस जाता है। बाय वन गेट वन, 50% ऑफ, ये ले लो ये फ्री। ठीक है, और इस तरह से अनावश्यक सामान भी खरीद लेता है। परचेजिंग पावर को दिखाने और अहंग की संतुष्टि के लिए इतना सामान खरीद लेता है कि उसका मनी बैग खाली हो जाता है, थैला बढ़ जाता है लेकिन पर्स खाली हो जाता है। ठीक है, यहीं पर बाजार का जादू उतरने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बाजार का जादू जब उतरता है तो उसे एहसास होता है कि ऐसी चीजें वो खरीद कर लाया है जो उसको आराम देने की बजाय खलल पैदा कर रही है। ठीक है, लोगों ने बढ़िया फोन ले लिया, क्या कर लिया? अरे रेडमी का सस्ता फोन भी तो वही काम दे रहा है, अरे लाखों की घड़ी ले लो, ये 500 की घड़ी भी समय ही दिखाएगी। क्वालिटी में फर्क होगा, मान लेते हैं, लेकिन मतलब क्या दिखावा करने से, और यही होता है बाजार का जादू चढ़ना और बाजार का जादू उतरना। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते भैया। अगला प्रश्न बोलता है, जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? अब जीजी जो थी वो मुंह बोली बहन कहलाती थी, अध्याय के अनुसार हमको पता चला है। तो बात करते हैं कि इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को सही ठहराते हुए निम्न तर्क दिए। ईश्वर से कुछ पाना चाहते हो तो उन पर कुछ चढ़ावा देना पड़ेगा, तो इंद्रदेव पानी का अर्घ देते हैं अपन। ठीक है, फिर त्याग और दान का फल श्रेष्ठ होता है, इसलिए हमें जिस वस्तु की जरूरत हो उस वस्तु को जरूरतमंद को दान देने से हमें वो वस्तु दुगनी चौगनी होकर के मिलती है। अच्छी फसल के लिए, अब उदाहरण देखो कैसा दिया है कि अच्छी फसल के लिए खेतों में पहले अनाज की यानी बीजों की बुआई करनी पड़ती है ना। ये तो सत्य है कि खाली खेत में फसल अपने आप थोड़ी उग जाएगी, दाना पहले डालना पड़ेगा, बीज पहले डालना पड़ेगा, उसको सिंचाई देनी पड़ेगी, उसमें खरपतवार निवारक डालना पड़ेगा, सारे जमाने की चीजें करनी पड़ेगी, उसके बाद तो हमको क्या मिलेगी? फसल मिलेगी। वैसे ही पहले इंद्र सेना पर पानी का अर्ध चलाना पड़ेगा, तब जाकर इंद्र भगवान जो है पानी बरसाएंगे। जीजी का ऐसा कहना था। ठीक है, और जीजी ने ऐसे तर्क दिए थे। चलो आओ अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न बोलता है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? चलो आओ भैया। गांव के कुछ लोग जो है नग्न स्वरूप शरीर वाले लड़कों की टोली शोर शराबे, उछल कूद और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे। अब भैया ऑब्वियस सी बात है, जो लोग थोड़ी सी आधुनिक मानसिकता वाले हैं, कुछ लोग थोड़ी सी रूढ़िवादी मानसिकता वाले हैं, इनमें फर्क क्या है भाई? ये जो इंदर सेना है उन लोगों ने अपना वेश धारण कर लिया, अर्धनग्न हो गए, पानी वानी डलवा लिया, ढोल ताशों की आवाज में गाना गाते हुए, गीत गाते हुए, जय गंगा मैया इस तरह की कविताएं गाते हुए घरों घर जा रहे हैं, और उनका होता है कहना कि भैया यहाँ पर एक बाल्टी पानी डाल दिया जाए। तो कुछ लोग जो है इनसे चिढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये टोली जो है शोर शराबा कर रही है, उछल कूद कर रही है, उनके कारण गली में कीचड़ हो रहा है, अतः वे लोग इसको क्या बोलते हैं? मेंढक मंडली कहते हैं। जबकि वो टीम वाले लोग, वो टोली वाले लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? इंद्र सेना, इंद्र भगवान की सेना। ठीक है, टोली अपने आप को इंद्र सेना इसलिए कहती है क्योंकि वर्षा के देवता इंद्रदेव है, और ये टोली स्वयं को इंद्र देवता के दूत मानकर लोगों से पानी मांगकर और काले बादलों को बुलाने के लिए गंगा मैया की जय के जयकारे लगाते हैं। तो ये है भैया कि लड़कों ने अपने मन से अपने आप को इंद्र सेना बोलना शुरू किया, जबकि जो लोग उनसे चिढ़ते हैं, इस आडंबर को नहीं मानते, उन लोगों ने क्या बोल दिया इसको कि ये तो मेंढक मंडली है। चलो आओ अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न क्रमांक 23 कहता है, गगरी फूटी बेल प्यासा से लेखक का क्या आशय? तो इंदर सेना ने इस खेल गीत में बैलों को प्यासा रखने की जो बात कही है, क्योंकि बैल ही खेती के कार्यों का मुख्य आधार स्तंभ है। भैया जब तक मशीनें नहीं आई थी, ट्रैक्टर नहीं आए थे, तो बैल से ही तो जुताई खुदाई हर तरह के काम होते थे खेती के। बीज बोना है या
आपको खुदाई करनी है, खेत की मट्टी पलटनी है, इस तरह के काम जो है वो बैलों के द्वारा ही होते थे। और इंद्र सेना ने जो है बैल को ही अपना आदर्श मान के कहा है कि भैया जो है खेतों की जुताई से लेकर घानी चलाने तक का कार्य बैलों पर ही निर्भर होता है। यदि बैल ही प्यासे रह जाएंगे और प्यास से मर जाएंगे तो खेतों का कार्य असंभव हो जाएगा, खेत नष्ट हो जाएंगे। अतः बैलों की जो प्यास है उसको मुक्तरित किया गया है। ठीक है, इस बात को समझ में आ रहा है? चलो अगले प्रश्न की तरफ। बहुत सिंपल सिंपल से प्रश्न है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, शब्दों में अपने आप से आप ढाल लोगे अपने उत्तर को। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल रहती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहता है, ऐसा क्यों? देखो, अभी मैंने पिछले प्रश्न में दो तरह के लोगों की चर्चा की। एक होते मॉडर्न लोग जो समय के साथ साथ आगे बढ़ते, एक होते रूढ़िवादी लोग जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय में अपनी जो बनाई हुई रूढ़िवादिता सोच है उसको लेकर के चलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, मतलब ऐसा ही होता है और ऐसा ही करना पड़े। इस प्रकार की सोच रखते हैं कुछ लोग। तो यशोधर बाबू उन लोगों में से थे जिनको बचपन से दुख और परेशानियां मिली, गरीबी से जूझते हुए नौकरी प्राप्त की, उनके बुरे दिनों में किशनदा ने उनको आश्रय दिया। ठीक है, और इसी सहायता से इस प्रकार यशोधर बाबू जो है किशनदा को अपना आदर्श मानने लगे। ठीक है, लेकिन यशोधर बाबू किशनदा की तरह सिद्धांतवादी जीवन जीने का प्रयास करते थे और अपने बच्चों के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण अपना नहीं पाते थे। ठीक है, लेकिन यशोधर बाबू की पत्नी जो है अपने बच्चों के साथ रहकर खुद को समय के साथ आगे बढ़ा लेती है और जो यशोधर बाबू है वो अपनी सोच के साथ में, अपने सिद्धांतों के साथ में रूढ़िवादी कहलाने लगते हैं, या फिर ये कहने लगते हैं कि मॉडर्न जमाने के साथ में वो आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न 25 कह रहा है यशोधर बाबू दो विभिन्न कालखंडों में जी रहे, पक्ष या विपक्ष में उदाहरण सहित तर्क दीजिए। अब देखो ये बात कितनी गहरी है कि यशोधर बाबू जो है वो दो विभिन्न कालखंडों में जी रहे। ठीक है, दो विभिन्न कालखंडों में जीने का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं कि यशोधर बाबू दो विभिन्न कालखंडों में नहीं जी रहे, बल्कि वे वर्तमान कालखंड को नकार कर भूतकाल में जीने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिद्धांतवादी है, अपने पुराने सिद्धांतों पर, अपने पुरानी रूढ़ियों पर चलना चाहते हैं और लोगों से भी ये चाहते हैं, लोगों से भी ये मानते हैं कि आप भी इसी तरह का जीवन जिए। ठीक है, तो समय बदल चुका है किंतु यशोधर बाबू नहीं बदले। उनकी पत्नी जमाने के साथ नई चाल को अपना चुकी है किंतु यशोधर बाबू अभी भी नहीं बदले हैं और पुरानी परंपराओं का चोला अपनाए हुए हैं। उनके बच्चों की जो आधुनिक खान पान और पार्टी कल्चर है वो अपना चुके हैं उनके बच्चे, किंतु वे अभी भी रामलीला व कीर्तन की दुनिया में जीना चाहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अगला प्रश्न क्या है भाई? सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने का क्या कारण है? और उसके बाद भी जब वो उनको समहाउ इम्प्रॉपर लग रही है तो भी वो संतोषजनक रही, क्यों? समझाइए। देखो, तो यहां पर जब हम सिल्वर वेडिंग ये अध्याय पढ़ते हैं वितान का, तब हमको पता चलता है कि अपनी सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक इस तरह रही कि जिस अनाथ यशोधर बाबू के जन्मदिन पर कभी लड्डू तक नहीं आए। देखो, अपने को पता है कि यशोधर बाबू जो है अनाथ थे, ठीक है, उनके जन्मदिन में लड्डू तक नहीं आए, लेकिन जिसने कर्जा लेकर अपना विवाह किया हो उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, मिठाई, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाय, मेहमान, अच्छी तैयारी, सब कुछ मौजूद है। इसीलिए यशोधर बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग की जो पार्टी थी वो समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, ये कहना पड़ा। चलो भाई आ जाओ। बालक आनंदा के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया? बात आ गई है आनंदा की, किन शर्तों पर विद्यालय जाने दिया भैया? सबने अगर अध्याय पढ़ा हो और मेरी बात सुनो, जब ये कहानियों वाला अध्याय आता है तो मैं आपसे कहूंगा, हर बार कहता हूं, अपने लेक्चर्स में भी कहता हूं कि एक बार दी हुई कहानी पढ़ लो पूरी, बहुत चीजें जो है अपने आप समझ में आ जाएगी। जब आप कहानी पढ़ लोगे तो प्रश्नों के उत्तर अपने मन से लिखने लगोगे, ये गारंटी मैं देता हूं। हिंदी इसलिए मजेदार आपका सब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कविताएं दी हुई है तो उनका संदर्भ प्रसंग पढ़ लो, जो उत्तर प्रश्न है वो सब बन जाएंगे। अगर कहानियां दी हुई है तो वो कहानी पढ़ लो,
आपको प्रश्नोत्तर सही से बन जाएंगे। ठीक है, दादा ने मन मारकर अपने बच्चे को स्कूल भेजने की बात तो मान लिया। अब यहां दादा मतलब बालक आनंदा के पिता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे को स्कूल भेजने की बात तो मान ली, पर खेती बाड़ी के बारे में उनने निम्नलिखित वचन लिया आनंदा से कि पाठशाला जाने के पहले 11 बजे तक खेतों का काम करना होगा और पानी लाना होगा। अगर बेटा तेरे को स्कूल जाना है तो 11 बजे तक खेतों का काम करना पड़ेगा और पानी ला के रखना पड़ेगा। सवेरे खेतों पर जाते समय ही बस्ता लेकर जाना होगा। घर से तैयार होके जाओ, बस्ता ले जाओ, खेत पे काम करो, अपना काम पूरी तरीके से करने के बाद स्कूल जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, आनंदा फिर भी एक महान कवि, महान लेखक बन गए। याद रखना, इतनी कठिनाइयों के बाद मेरे भाई आपके पास तो सब कुछ है। दोनों समय खाने के लिए, रहने के लिए घर है, सोने के लिए अच्छा बेड है, चलाने के लिए मोबाइल है और पढ़ाने के लिए अंकुश सर है। तो कौन रोक रहा है आपको? अच्छे से पढ़ाई करनी है और टॉप करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? चलो आ जाओ। बची हुई चीजें क्या है? छुट्टी होने के बाद घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी दिन खेत में ज्यादा काम होगा तो उस दिन पाठशाला नहीं जा सकता। ठीक है भैया, ऐसी शर्तों पे बच्चा बेचारा स्कूल गया था जो इतना महान लेखक, इतना महान कवि और इतना महान व्यक्ति बना। ठीक है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की क्या अवधारणा थी? देखो, जब तक लेखक ने कविता के प्रति लगाव नहीं हुआ था तो उनको अकेलापन चुभता था, लेकिन जब उनको कविता के प्रति रुझान हुआ, लगाव हुआ, तब उनको अकेलेपन में मजा आने लगा। क्यों? क्योंकि उस खाली समय में जब वे अकेले होते थे तो अपने आसपास के नजारे देख करके उन पे कविताएं लिखते थे, कविताएं पढ़ते थे, कविताएं सुनते थे। तो भैया ये आपको उत्तर ऐसा लिखना है कि भैया लगाव के पहले क्या था और लगाव के बाद क्या हुआ। चलो अगला प्रश्न है, श्री सौंदलगेलकर जो है उनके अध्ययन की उन विशेषताओं को रेखांकित करिए जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। श्री सौंदलगेकर जो है उनके अध्यापन की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला क्या थे? वे मराठी भाषा के मास्टर थे जो पढ़ाते समय स्वयं रम जाया करते थे, विशेषकर जब कविता बहुत ही अच्छे ढंग से वे पढ़ाते थे और कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। मराठी व अंग्रेजी की कविताएं उन्हें बिल्कुल कंठस्थ थी, यानी मुंह जबानी याद थी। ठीक है, अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। इस प्रकार रोचक तरीके से कविताएं पढ़ाते हुए लेखक के मन में भी कविता के प्रति रुचि जागृत हुई। चलो भैया आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कहता है कि रस को परिभाषित कीजिए एवं बताइए कि इसके कितने अंग होते हैं। हाँ तो भैया उत्तर क्या लिखना है? रस को अगर परिभाषित करने के लिए बोला जाए तो रस का मतलब क्या होता है? जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। अर्थात काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसको क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। अब जब हम किसी विद्वान की परिभाषा भी साथ में जोड़ देंगे, जैसे आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, रस को परिभाषित करते हुए कहा है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस से परिपूर्ण वाक्य ही या रस से परिपूर्ण काव्य ही क्या है? आपको आनंद देगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि रस से युक्त वाक्य ही काव्य है और वही आपको आनंद की अनुभूति कराएगा। रस को काव्य की आत्मा भी माना गया। अब ये एक यहां तक के प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अब इसके कितने अंग होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। रस के अंग या रस के तत्व जो है 4 माने जाते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा होगा संचारी भाव। स्थायी, विभाव, अनुभाव और संचारी। ठीक है, ये 4 भाव है, इसी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सोटा छंद का लक्षण उदाहरण सहित समझाइए। सोटा छंद क्या होता है ये समझाना है और उसका उदाहरण एक लिखना जरूरी है। ठीक है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। सबसे मेन इसकी क्वालिटी क्या है भैया? कि ये अर्ध सममात्रिक छंद है, मतलब ये दोहे का उल्टा होता है। जिस तरह दोहे में होता है उसका विपरीत यहां पर मात्राएं होती है। इसके विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे, विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7। ठीक है, तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं रहेगी और सम चरणों में यानी 2 और 4 में क्या होगी?
13 मात्राएं होगी और तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है और इसके अंत में लघु अवश्य होता है। इतनी क्वालिटीज होगी। पहले और तीसरे में क्या होगा? पहले और तीसरे में 11 मात्राएं रहेगी, जबकि दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं रहेगी। और क्या होगा? तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होगा तुक और अंत में लघु होगा। ठीक है, तो चलो आओ इसका जो है उदाहरण देख लेते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, ये इस तरह से उदाहरण है, या आपको जो आसानी से याद हो जाए वो याद कर लेना, पर ये एक मुख्य उदाहरण है जो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए भाई साहब, चलते हैं अगले तरफ। अगला प्रश्न समझते हैं। वीर रस की परिभाषा लिखिए। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है वीरता की बात की जाएगी, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। ठीक है, क्योंकि जब वीर रस भरता है तो शरीर में क्या है? उत्साह का जो है संचरण होता है। जहां कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन हो वहां पर वीर रस कहलाता है। जहां संचारी भाव, विभाव एवं अनुभाव मिलकर स्थायी भाव उत्साह की प्रवृत्ति देते हैं, ऐसे रस को वीर रस कहा जाता है। इसका बहुत आसान और बहुत याद करने वाला उदाहरण है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा के बारे में बताया जा रहा है, जिसको सुनने और बोलने से क्या हो रहा है? वीर रस की अनुभूति हो रही है। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। संदेह अलंकार को उदाहरण से समझाइए। अब जब संदेह अलंकार की बात आ रही है, नाम से समझ में आता है कि संदेह है ना, डाउट वाली बात होगी, वो वाली बात होगी कि कुछ तो गड़बड़ है दया। यहां पर जब बात आएगी तो आएगा संदेह अलंकार, जहां रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो कि यह वही वस्तु है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। इसमें अंत तक संशय बना रहता है। उदाहरण क्या होगा? सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी। जब वो सीन याद है आपको महाभारत का, जब कौरवों के भरे दरबार में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, चीरहरण किया जा रहा था, पर भगवान कृष्ण की कृपा से वो साड़ी जो है कभी खत्म नहीं हो पा रही थी। तब कंफ्यूजन में लोग क्या कह रहे थे कि सारी बिच नारी है, यानी नारी जो है वो महिला जो है द्रौपदी जो है वो साड़ी के बीच है, या नारी साड़ी के बीच है। ठीक है, या सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। ठीक है, तो इस तरह से जब संदेह की बात होती है तो वहां संदेह अलंकार आता है। चलो आओ अब बात करते हैं शब्द गुण की। शब्द गुण क्या होते हैं और इनके प्रकारों को समझाइए। क्या होगा? काव्य में जो विशेषताएं उसे प्रभावशाली, सुंदर, भावनापूर्ण और रुचिकर बनाती है, ऐसे गुणों को काव्य गुण या शब्द गुण कहा जाता है। ये गुण काव्य की आत्मा माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण जो है कविता पाठक के मन को छूती है और उससे रसोत्पत्ति होती है, यानी रस की उत्पत्ति होती है। शब्दों को सुन करके, वाक्यों को पढ़ करके जब आपके शरीर में किसी तरह का विशेष भाव उत्पन्न होगा और उससे नए रस की संचरण होगा, तब क्या होगा? ऐसे गुण को हम क्या कहेंगे? शब्द गुण कहेंगे। 3 प्रकार के शब्द गुण हैं। कौन कौन से? ओज, जहां पर थोड़ी सी उत्साह भरी बातें की जाएगी, जैसे आपका वीर रस। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ओज गुण की प्रभावशीलता यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद आता है प्रसाद। प्रसाद गुण जो है वो शांत गुण को संदर्भित करता है। ठीक है, उसके बाद आता है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण कौन सा है? जहां मधुरता होगी, जहां रति होगी, यानी श्रृंगार की बात होगी, वात्सल्य की बात होगी, वहां पर हमको माधुर्य गुण, मीठा चीजें देखने के लिए मिलेगी। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शब्द शक्ति क्या होती है? इसके प्रकारों को समझाइए। अब देखो शब्द शक्ति क्या होती है? जिस भाषा का व्यवहार करते हैं उसमें 2 तत्व होते हैं, शब्द और अर्थ। जो ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है वो शब्द है। जो मैं बोल रहा हूं, वो जो आपको सुनाई दे रहे हैं वो क्या है? मेरे शब्द है। प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ होता है। शब्द के इस अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति को या व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। जो मैं बोल रहा हूं उस चीज से जो आपको बोध हो रहा है, उस चीज से आपको जो समझ आ रहा है, वो क्या है? मेरे शब्दों की शक्ति है, मेरे बोलने की शक्ति है, मेरे शब्द की जो है आपको चीजें
आप तक पहुंच पा रही है। ठीक है, इसके भी जो है भेद की बात कर लेते, प्रकारों की बात कर लेते। पहला आता है अभिधा शब्द शक्ति, फिर होता है लक्षणा और फिर होता है व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन शब्द शक्ति होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, भाव विस्तार वाले प्रश्नों पे आते हैं कि भाव विस्तार जो है हमको देखने के लिए मिलता है और 4 मार्क दिलाता है भैया। और करना क्या होता है? करना ये होता है कि एक लाइन दी जाएगी, 2 लाइन दी जाएगी और बोला जाएगा इसका भाव पल्लवन कीजिए, भाव विस्तार कीजिए। यानी उन 2 लाइनों में आपको क्या समझ में आ रहा है ये बता दो। ठीक है, तो एक उदाहरण आपके लिए लाया हूं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी छावा मूवी ने में हमको ये लाइनें सुनाई दी थी, तो उसका भाव विस्तार करते भैया कि भाव विस्तार आखिर होता क्या है और इसको करना कैसे है। अब ये एक लाइन है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी जो मन से मान लिया तो हार जाओगे, जो मन से मान लोगे तो जीत जाओगे। अब इसको हमको भाव पल्लवन करना है। क्या होगा, थोड़ा सा जब आदमी को भाव पल्लवन करना होता है ना, तो उसको साहित्यिक बनना आवश्यक, उसको शब्दों का चयन और चीजों को समझने की क्षमता आवश्यक। क्या होगा, चलो देखते हैं। नव जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है, कठिनाई आती रहती। जीवन पथ अनेक कंटकों से यानी कांटों से परिपूर्ण होता है। संघर्ष के लिए मन में धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए या समस्या आए, मनुष्य को कभी साहस नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिसका मन हार गया, मन हारना मतलब कि यदि आपने मान लिया कि आप हार गए, मतलब आप हार गए। इसलिए लिखा हुआ है मन के हारे हार है, मन मान ले तो हार जाओगे, और मन के जीते जीत, यानी मन से अगर जीत गए तो किसी भी परीक्षा, किसी भी कठिनाई, किसी भी मुश्किल से जीत सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको भाव पल्लवन करना है। चलो आओ एक और अंतर वाला प्रश्न देखते हैं। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। मुहावरा और लोकोक्ति होता क्या है भैया, चलो आओ देखे जरा। तो मुहावरा जो है एक वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है, जबकि लोकोक्ति जो है वो पूर्ण वाक्य हो सकती है। ठीक है, ये एक वाक्यांश होता है और ये एक पूर्ण वाक्य हो सकती है। मुहावरे की बात करें तो विस्तृत भाषा क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्रों में मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि मुहावरा जो है यूनिवर्सल है। ठीक है, जबकि लोकोक्ति है लोक भाषा क्षेत्र में आम जनमानस द्वारा निर्मित एवं प्रयोग की जाती है। देखो, लोकोक्ति का मतलब ही है लोक द्वारा उक्ति या लोक द्वारा उक्त की गई चीज, है ना। लोकल लोगों के द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाले जो पूर्ण वाक्य होंगे या इस तरह की चीजें होगी जिससे बात कुछ और कही जा रही है पर उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, वो कहलाएगी लोकोक्ति। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र वाक्यांश के रूप में नहीं हो सकता। ठीक है, मुहावरे का प्रयोग जो है उसको किसी पूरे वाक्य के साथ में बीच में कहीं फंसाना पड़ेगा, किंतु लोकोक्ति का जो है वो स्वतंत्र वाक्य के तौर पर भी हो सकता है। मतलब लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य बन सकती है। चलो आओ अब बात करते हैं शब्द युग्म की। युग्म मतलब क्या होता है भैया, ये बताना है और उदाहरण सहित इसकी परिभाषा लिखनी। क्या होता है शब्द युग्म? शब्द युग्म का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, शब्दों का जोड़ा। युग्म मतलब क्या होगा, जोड़ा। तो सामान्यतः बातचीत करते समय या लिखते समय हम कई बार अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्य में एक ही शब्द को लगातार बोलते हैं। ठीक है, जो या तो 2 समानार्थी शब्द हो सकते हैं या तो 2 विलोम शब्द हो सकते हैं, वो साथ साथ बोलते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है साथ साथ। ठीक है, इसी चीज में समझ में आया। तो वास्तव में जब 2 शब्दों का एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, शब्द युग्म कहलाते हैं। जल्दी जल्दी क्या होगा, और अपने कमेंट में भी लिख के बताना मुझे ये क्या, कि शब्द युग्म कौन से उपयोग करते हैं हम आम भाषा में। जल्दी जल्दी, दिन रात, है ना, विरोधाभासी शब्द है ना, दिन और रात। ठीक है, जल्दी जल्दी समानार्थी शब्द है। तो इस प्रकार के जो शब्द है उनको क्या बोलते हैं, जब जोड़े में हम बोलते हैं तो शब्द युग्म बोलते हैं। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ उदाहरण देखेंगे। वह बार बार मुझे देख रही है। ओ माय गॉड, मुझे क्यों देख रही है वो बार बार, ये शब्द का प्रयोग लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने देखना था उसने देख लिया और जो देखना था वो देख। ठीक है, चलो आ जाओ। वह बार बार मुझे देख रही है, इसमें क्या है, बार बार जो है शब्द युग्म। संजय के पास पर्याप्त धन संपदा है, ये क्या है, धन संपदा, ये भी शब्द युग्म है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आ गया भैया
प्रश्न नंबर 39 जो है पत्र लेखन, माफ कीजिएगा, मित्रों के बीच में संवाद। ठीक है, माफ कीजिएगा, मित्रों के बीच संवाद। अब जब संवाद लिखने की बारी आती है ना, तो यहां आप स्वतंत्र हो, किसी भी प्रकार का संवाद, कैसा भी संवाद लिख सकते हैं। बस बात ये याद रखना है कि आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो औपचारिक भाषा का उपयोग अधिकतर करना पड़ेगा, फालतू बात नहीं कर सकते। ठीक है, अब प्रश्न की कंडीशन ये दी गई है कि परीक्षा की चर्चा करते हुए दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए, उन दोनों के बीच की बातचीत लिखनी है। चलो देखते हैं। सुनील, नमस्कार मित्र। अजय, अरे सुनील, और बताओ कैसे हो, तुम्हारी त्रैमासिक परीक्षा कब? फिर क्या कहेगा सुनील, मैं अच्छा हूं भाई, अगले महीने त्रैमासिक परीक्षा है। अजय फिर पूछ क्या रहा है, अच्छा अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। सुनील क्या कहेगा, हाँ भाई, अरिविहान के सभी शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद अजय, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो पढ़ाई करो अच्छे से। फिर सुनील क्या कहेगा, अच्छा अब मैं चलता हूं, मेरे लेक्चर देखने का टाइम हो गया है। अजय, ठीक है, इतनी सी बात करनी थी आपको और मार्क मिल जाएंगे। तो कितना कठिन है ये, आपको अपने आप में स्वतंत्रता है, बस मुद्दे से मत भटकना। परीक्षा की चर्चा और दो मित्रों के बीच संवाद, ये मुद्दे हैं हमारे दो। अब इसमें बातें बना लो। ठीक है, बातें बनाना भी आना अपने आप में एक कला होती है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आओ दूसरी कला पे जाते हैं, दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए, स्पष्ट करते हुए प्रयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 उदाहरण के तौर पे लाया हूं, मुहावरे 500 और 5000 भी है। ठीक है, तो कितनी मेहनत करना है, बस कोशिश करो कि किसी मुहावरे का उपयोग आपको आना चाहिए, उसका शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए और उसको वाक्य में प्रयोग करते आना चाहिए। ठीक है, जैसा पहला क्या है, ईद का चांद हो, दूसरा है दांत खट्टे करना, तीसरा है अक्ल का दुश्मन और चौथा है अंधे की लाठी। अब पहले की बात करते हैं, ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखना। ईद का चांद क्या होता है, साल में शायद 1 या 2 बार, मैं तो मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं पता है, पर साल में 2 बार ईद होती है, तो शायद उस समय 2 बार चांद दिखता है, इसलिए ये मुहावरा बन गया कि भाई ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों के बाद दिखना। वाक्य में प्रयोग क्या होगा, शाम तुम्हें देखने को आके तरस गई, तुम तो मानो ईद का चांद हो गए थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अगला प्रश्न, दांत खट्टे करना, इसका मतलब ये नहीं है कि नींबू रगड़ देना दांत पे, नहीं, ऐसा नहीं होता। युद्ध में पराजित करना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध में अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करो। सलीम से इस कार्य की आशा ना करो, वह तो अक्ल का दुश्मन है। जब सलीम की बात आती है ना, जब मैं सलीम नाम सुनता हूं, शब्द लिखा हुआ देखता हूं, तो मुझे वो मुगले आजम वाला फील आने लगता है, सलीम। ठीक है, तो सलीम की बात करेंगे कि इस कार्य की आशा ना करो, वह तो अक्ल का दुश्मन है। अंधे की लाठी की बात करेंगे तो एकमात्र सहारा, वाक्य में प्रयोग करेंगे, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। ठीक है, चलो ये बात हो गई। आ जाओ भैया अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है, नाम चित्र लिखकर बनाइए। ठीक है, अब देखो जब यहां पर प्रश्न में ही बोल दिया गया है कि चित्र बनाइए और कौन सी शैली है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर बात की जा रही है उल्टा पिरामिड शैली वाली। देखो यहां पर जो है समाचार पत्र लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी होती है, उल्टा पिरामिड शैली होती है। क्या होता है उल्टा पिरामिड, ये देखो पिरामिड जैसा ये उल्टा हुआ त्रिकोण आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर में सबसे बड़े खंड में यहाँ पर इंट्रो और मुखड़ा दिख रहा है, बीच में आपको बॉडी दिख रही है और नीचे आपको समापन दिख रहा है। देखो अब जब हम किसी कथा को लिखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में हल्की चीजें रखते हैं, बीच में थोड़ी गहराई बढ़ती है और अंत में हम क्लाइमेक्स देते हैं। जबकि समाचार लेखन में उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है, यहां पर जो है क्लाइमेक्स वाली बातें, जो गहरी बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको सबसे पहले रखा जाता है, उसके बाद आती है कम महत्वपूर्ण बातें और नीचे जो है उसमें बिना महत्वपूर्ण वाली बातें लिखी जाती है। आपने देखा होगा ना समाचार लेखन में कि फलाने बच्चे ने किया माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में टॉप, ये क्या सबसे मुख्य बात हो गई। फिर उससे नीचे आएगी कि बच्चा यहाँ पढ़ता था, फलानी जगह पे स्कूल था, उसने अंकुश सर का धन्यवाद कहा है कि उनने इतनी अच्छी अच्छी मुझको हिंदी पढ़ा दी है और उसके कारण मैं उनको श्रेय देना चाहता हूँ, है ना। और उसके नीचे आता है फालतू बात। फालतू बात यानी बात फालतू नहीं रहेगी, पर वो कम जरूरी बात थी। तो इस प्रकार से
जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है उल्टी पिरामिड शैली जो है उसका उपयोग करते हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। तो मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं दो बातों को लिखिए। अब मुद्रित माध्यम क्या होता है? जो लिखित माध्यम होते हैं, जिनको मुद्रण किया जाता है, प्रिंटिंग, ठीक है, प्रिंटेड जो माध्यम होते हैं उनमें, ठीक है। तो लेखन में भाषा, वर्तनी, व्याकरण और शैली का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। लेखन में सहज प्रभाव के लिए तारतम्यता बनी रखना आवश्यक है। इतनी तीन चीजें हैं, मुख्य बातें हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक पत्रकारिता की बात हो रही है, इंटरनेट पत्रकारिता की बात हो रही है। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता होती है। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्वजाल यानी इंटरनेट ने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। कुछ नाम बता रहा हूं आपको: जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम, वेब संस्करण प्रारंभ। देखो तुमको तुम्हारे एरिया के जो दो नाम समाचार पत्रों के याद होंगे वो लिख डालना, क्योंकि हर एक समाचार पत्र अब क्या है, इंटरनेट पर है, तो कोई गलत नहीं होगा। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध होता है। अब ये प्रिंटेड माध्यम में नहीं है, ये केवल इंटरनेट पर उपलब्ध होता है। चलो अगला प्रश्न क्या बोलता है भैया? फीचर क्या है तथा यह समाचार को किस प्रकार विभिन्न है। अब देखो फीचर अलग होता है, समाचार अलग होता है। प्रश्न अपने से पूछा कि फीचर है क्या और ये समाचार से क्यों अलग है। तो बात करते हैं कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर समाचार से निम्नलिखित बातों में विभिन्न होता है। कैसे? समाचार उल्टा पिरामिड शैली, मतलब ऐसी वाली शैली में आता है, जबकि फीचर जो है कथात्मक शैली यानी इस तरह की शैली में आता है। अब यहाँ पे इस तरह और इस तरह की शैली का मतलब क्या है? उल्टा पिरामिड शैली का अभी देखा है ना कि मुख्य बात, सबसे ज्यादा मुख्य बात, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर आएगा थोड़ी कम और फिर सबसे कम, ठीक है। जबकि यहां पर उल्टा होगा, ऐसा यहां पर जो होगा सबसे कम होगा, फिर थोड़ी कम वाली आएगी और फिर सबसे मुख्य बात नीचे आएगी, जो सुव्यवस्थित कथात्मक शैली में होता है, ठीक है। समाचार लेखन जो है वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यों की शुद्धता होने के कारण रिपोर्टर अपने विचार नहीं डाल सकता है। फीचर में लेखक को अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाओं को जाहिर करने की स्वतंत्रता और अवसर रहता है। समाचार की भाषा जो है जनता की भाषा होने के कारण बोलचाल तथा देशज तद्भव शब्दों से युक्त होती है, किंतु फीचर में भाषा सरल होगी, रूपात्मक, आकर्षण और मर्म स्पर्शी होती है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब अगले प्रश्न आ जाते हैं मेरे भाई, कैसे रघुवीर सहाय और हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय लिखिए और बिंदुओं के आधार पर। कुल मिलाकर कवि परिचय की बात हो रही। देखो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये दो जो है अभी अपने जो सिलेबस आने वाला है उसमें से मुख्य और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आपकी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलता है इनका नाम रिपीटेशनली, ठीक है। तो रघुवीर सहाय और हरिवंश राय बच्चन को पढ़ना, अब कैसे पढ़ना है, क्या लिखना है, पूरा नहीं बताऊंगा सबका, पर ये याद रखो कि तीन चीजें लिखनी पड़ती है। पहले तो दो रचनाएं लिखना है, भाव पक्ष और कला पक्ष की बात करनी है, और फिर साहित्य में स्थान, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इस चीज का, इसी से आपके मार्क डिसाइड होंगे। साहित्य में स्थान, बच्चे डरते हैं कि सर मैं जानता ही नहीं हूं हरिवंश राय बच्चन जी को, मैं क्या लिख दूं। साहित्य में स्थान लिखने का अपना एक कला होनी चाहिए। जब आप देखें जैसे रघुवीर सहाय की बात करें या हरिवंश राय बच्चन की बात करें, तो रघुवीर सहाय जो है एक लंबे समय तक याद रखे जाने वाले कवि है। अब किसी भी कवि के बारे में लिख दो ना, ये लंबे समय तक तो हर कवि को याद रख रहे हैं, तो ये लिख दो, ठीक है। अब कुछ बात जो है उनके लिए स्पेसिफिक होगी, जैसे राजनीतिक कटाक्ष करने की आदत थी आपके रघुवीर सहाय जी की, तो मत लिखो, नहीं पता है तो मत लिखो। अब यहाँ पर उनकी कविता में पत्रकारिता के तेवर और अखबारी अनुभव दिखते हैं, ये भी स्पेसिफिक रघुवीर सहाय जी के बारे में। पर मान लो अगर नहीं पता है तो छंद और अलंकार की बात कर लो कि इनने अपनी कविताओं में इस तरह के छंद, रस और अलंकारों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरल, सहज और सुगम्य थी। अरे ऐसा तो लिख दो, ऐसा लिखने पे मार्क मिल जाएंगे, इसकी चिंता मत करो, ठीक है। आ जाओ अगले प्रश्न में देखेंगे। अगर अपन साहित्य में स्थान की बात करते हैं तो एक मुख्य बात जुड़ जाती है कि वह हालावाद के प्रवर्तक कवि, ये याद रखना कि हालावाद के प्रवर्तक कवि कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को, ठीक है। अब इनने कौन कौन से अलंकारों का उपयोग किया, और ज्यादातर जो है देखो हर कविता में अनुप्रास अलंकार कहीं ना कहीं छुपा होगा,
हर कविता में रस कहीं ना कहीं कोई ना कोई छुपा होगा। बस आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना है, साहित्य में स्थान लिख दोगे काम बन जाएगा। चलो आ जाओ अगले प्रश्नों की तरफ चले। अब इसी प्रकार से लेखक परिचय की बात करेंगे। महादेवी वर्मा और धर्मवीर भारती, ये दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना पेपर में दोनों में से एक फंसेगा या दोनों के दोनों फंस जाएंगे। ठीक है, चलो इनकी क्या लिखना है, दो रचनाएं लिखना है, भाषा शैली लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना है। तो यहाँ पर भाषा शैली कैसे लिखनी है आपको, दो आपको ये याद होनी चाहिए रचनाएं इनकी, और दो दो तो है भैया, याद रख लो ना, याद रख लो, इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में भाषा शैली जो है इस प्रकार की होगी, और साहित्य में स्थान में भी आपको यही दिमाग पर डालना है कि किस तरह की भाषा का प्रयोग किया था, किस तरह का उनका लेखन था, क्या क्या इनको इनको हम क्यों याद रख रहे हैं, इस प्रकार के एक दो बातें याद रख लो और लिख डालना। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोलता है अपठित गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भैया यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं, किसी कविता के, किसी आपके पद्यांश के या गद्यांश के कुछ लाइनें दी रहेगी और उससे मिलते जुलते शब्द आपको दिए रहेंगे, और बहुत आसान होते हैं ये प्रश्न। क्या है लिखा हुआ, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे ठेव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव, वही है रक्त वही है देश वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति वही है शक्ति वही हम दिव्य आर्य संतान, जिए तो सदा इसी के लिए यह अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। अब देखो यहाँ पर प्रश्न क्या दिया, भारतवासियों की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है विशेषता कि अतिथि हमारे लिए सदैव इंपॉर्टेंट थे, वचन हमारे सत्य थे, हृदय में तेज गति थी, प्रतीक्षा प्रतिज्ञा में रहती थी देव। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर शांति है शक्ति है दिव्य आर्य की संतानें हैं, यही तो लिखना है। यहीं से देख के टेप दो एक दो लाइन है। ठीक है, हम अपने देश पर क्या न्यौछावर कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, कहा लिखा हुआ भैया कि हम जिए तो सदा इसी के लिए यह अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो हम क्या कर सकते हैं, निछावर अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व निछावर। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब बताओ क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या होना चाहिए। भैया यहाँ एक ही लाइन में आपको बात पता चल गई कि बारे में किसके बताया जा रहा है, भारतवर्ष के लिए बोला जा रहा है, भारत देश के लिए बोला जा रहा है। आप भारतवर्ष लिख दो, भारत देश लिख दो, हमारा प्यारा भारत लिख दो, कुछ भी लिख दो, मार्क मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर सारी चीजें जो है आपको ऐसे ही देखने मिल जाएगा, जब यहाँ पर आपको किसी पाठ की लाइनें दे दी जाएगी और उसी से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, तो आपको इसमें से ढूंढना है और प्रश्नों के उत्तर लिख देना। आ जाओ अब चलते हैं कहां पर, अगले प्रश्न की तरफ, ये भी चलो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पत्र लेखन की तरफ चलते हैं। पत्र लेखन की बात करेंगे, तो पत्र लेखन की बात जब हम करते हैं तो नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये किस तरह का पत्र है, औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रार्थना करनी है किसी बड़े अधिकारी से कि भैया हमारे यहाँ ये समस्या है, आप इसको पूर्ति कर दीजिए। तो ये क्या होगा, औपचारिक बात होगी और औपचारिक भाषा में आपको लिखना पड़ेगा। इसका अगर हम देखें कुछ इस प्रकार से हमारा पेज होगा, प्रकार से पेज होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे प्रति, किसको लिखना है, प्रति किसको लिखना है भैया, यहाँ पर दिया हुआ है निगम आयुक्त को, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई अपन प्रति निगम आयुक्त महोदय। क्या लिखेंगे, प्रति निगम आयुक्त महोदय फलाना ठिकाना शहर मध्य प्रदेश। फिर लिखेंगे विषय, कि विषय आखिर क्या है, हम क्यों आपको ये औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, तो विषय भी आपको दिया गया है कि नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु पत्र या आवेदन। ठीक है, ये हो गई बात, यहां पर लिख लिया हमने सारी चीजें। अब आएंगे यहां पर महोदय, ठीक है, फिर आएगा कॉमा और यहाँ पर अपना मेटर कि मैं फलाने फलाने वार्ड में रहता हूँ, यहाँ इतने इतने दिनों में पानी आता है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों को समस्या होती है, जिसके कारण आपसे अनुरोध है कि क्या कर दे, हमारे मोहल्ले की आपूर्ति, जो जल आपूर्ति है वो कर दे। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे निवेदक या फिर प्रार्थी, क्योंकि ये क्या है, प्रार्थना पत्र है, निवेदन पत्र है। तो निवेदक या प्रार्थी अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर अपने वार्ड का नाम लिखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर लिखेंगे दिनांक, और दिनांक का जो भी होगी दिनांक। इस प्रकार से आपका
सुव्यवस्थित ढंग से आपको औपचारिक पत्र लिखना आवश्यक। क्या है भाई? औपचारिक पत्र लिखना आवश्यक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अनौपचारिक प्रश्न की बात करते हैं भाई। अनौपचारिक प्रश्न क्या, पत्र क्या आ रहा है? अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को पत्र लिख। अब जब दोस्त भाई से बात करनी है तो काय की औपचारिकता, इसलिए ये किस तरह का प्रश्न है? ये है अनौपचारिक पत्र। क्या है? अनौपचारिक पत्र। चलिए अब इसका भी फॉर्मेट देखते हैं कि आखिर कैसे लिखना पड़ेगा अपने को। चलिए भाई, तो अब अपना पेज बना लेते हैं, कागज बना लेते हैं भैया। लो इस कलर का कागज बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये है कागज अपना बन गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है भैया? यहाँ पर लिखना है अपना जो है पत्र का प्रश्न, और यहाँ पर लिखेंगे अपन बीच में पहले तो उत्तर। आपको उत्तर लिखना है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या? इस तरफ लिखेंगे जो भी एड्रेस होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपन एड्रेस। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रिय मित्र। क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। जो भी आपके मित्र का नाम होगा लिखेंगे भैया क्या? प्रिय मित्र। जो भी XYZ आपके मित्र का नाम होगा यहाँ पर लिखेंगे। फिर सादर प्रणाम, फलाना ढिकाना, हेलो हाय नमस्ते, इस तरह की बातें। और फिर अपना पूरा मैटर लिखेंगे। अब मैटर क्या है भैया? मैटर ये बोल रहा है कि भैया की शादी में आने के लिए मित्र को पत्र लिखो। तो भैया की शादी होने वाली है इस तारीख को, इस तारीख से कार्यक्रम है, तो आपकी अनुपस्थिति अनिवार्य है। आप आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बात करनी है। अब यहाँ पर अपना नाम लिख देना, आपका मित्र। अब यहाँ प्रार्थी थोड़ी लिखूंगा, कोई प्रार्थना थोड़ी कर रहा हूं। अपने दोस्त से कोई प्रार्थना करता है क्या? कोई रिक्वेस्ट करता है क्या? अपने दोस्त को तो दोस्ती की तरह बात करनी है ना। आपका मित्र कौन? अंशु भैया। ठीक है, और ये लिख करके आगे बढ़ जाना, मार्क मिल जाएंगे। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और आ जाते हैं कहां पे? सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है निबंध। 50वां प्रश्न हमारा है निबंध लिखिए। ये 4 लिख लेना भैया। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, कंप्यूटर का हमारे जीवन में अनुप्रयोग, अंतरिक्ष और भारत के बढ़ते कदम, और 5वां आ गया विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, और एक 6वां देख लो प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव। इस प्रकार से आपको प्रश्न आएंगे। ठीक है, इनमें से आपका फंस जाएगा एक ना एक, की चिंता मत करना। ठीक है, अब देखो मैं पूरा पूरा तो लिख के नहीं बता सकता आपको, है ना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इनकी जो है रूपरेखा है आपको बता देता हूं। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप निबंध लिखते हो तो पहले आपको रूपरेखा लिखनी पड़ेगी कुछ इस प्रकार से कि आप आने वाले निबंध में किन किन टॉपिक्स पे बात करना वाले हैं। ठीक है, तो रूपरेखा क्या होगी? राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका लिखेंगे तो पहले लिखेंगे प्रस्तावना। 1 नंबर ये याद रखना कि पहली चीज प्रस्तावना ही होगी और अंतिम चीज उपसंहार ही होगी। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में क्या लिख रहे हो इससे कम फर्क पड़ेगा, शुरुआत में और अंत में आपको ये लिखना जरूरी है। अब क्या होगा? दूसरा पॉइंट, युवा कौन है? युवाओं की भूमिका क्या है? युवा राष्ट्र की आशा के रूप में, भारत में युवाओं की प्रमुख समस्याएं, और फिर उपसंहार। कुल मिला के कंक्लूजन आपको दे देना है अंत में उपसंहार। ठीक है, अगला आएगा कंप्यूटर हमारे जीवन में अनुप्रयोग। प्रस्तावना जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर का महत्व, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क, और उपसंहार। ठीक है, ये बात भी होगी। चलो अगले प्रश्न में, अगले निबंध पे चलते हैं। अंतरिक्ष की ओर भारत के बढ़ते कदम। फिर इसमें वही बात, प्रस्तावना सबसे समक्ष, मंगलयान और चंद्रयान इसकी बात कर लेना, थोड़ा रिसेंट न्यूज़ देख लेना थोड़ी सी। गगनयान की बात करेंगे, विज्ञान और शिक्षा में सुधार, आर्थिक विकास, उपसंहार। ठीक है, चलो आओ। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, प्रस्तावना, कर्तव्य एवं गुणों की महत्ता, आज का विद्यार्थी जीवन, उद्देश्य क्या है, अनुशासनहीनता की समस्या है, समस्याओं का समाधान क्या है, और फिर इन सब बातों का कंक्लूजन क्या है उपसंहार के रूप में। चलो अगले प्रश्न, अगले निबंध पे, प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ और दुष्परिणाम, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या का वर्तमान व भविष्य रूप, प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, और उपसंहार। बात समझ में आ गई? चलो अगले पे चलते हैं। अब अगले पे जाने से यह समझ में आ गया है इस ब्लैंक पेज को देखकर कि इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया।
पर उसके पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है, इसका मतलब ये है कि अब आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक पाने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत आपको करनी है। प्रश्न मैंने दे दिया हूं, कला मैंने बता दिया हूं कि किस प्रकार से अपने उत्तरों को सजाना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये हिंदी है, यहां पर एक एक चीज मैटर करती है। क्यों? क्योंकि हम हिंदी जो है इतना सरल सब्जेक्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि हम जब से पैदा हुए हमारी बोलचाल की भाषा, हमारे आसपास की भाषा सब क्या है? हिंदी। जैसे अमेरिका में अंग्रेजी होगी, वैसे ही अब अमेरिकन लोग अंग्रेजी में गलती करेंगे तो दिक्कत वाली बात है, तो भारतीय लोग अगर हिंदी में गलती करेंगे तो महा दिक्कत वाली बात है। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, हिंदी को सीरियस लेना, क्योंकि क्या है, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी में फंस जाओगे और हिंदी इंग्लिश जो है नैया पार लगा देगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। अच्छे मार्क अगर बनाने हैं तो हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। सरल सब्जेक्ट है, काम आसान हो जाता है, और मुख्यतः तो हिंदी बनती ही बनती है। तो चलो दोस्तों, इसी साथ में चर्चा करते थोड़ी सी और कि अब जब आपको और तैयारी करनी है, ये तो केवल 50 प्रश्न है, अब इससे रिलेटेड अगर आपको प्रश्नों के उत्तर हल करके देखने हैं या सैंपल पेपर हल करना है, प्रैक्टिस करनी है सैंपल पेपर की कि 3 घंटे में इतने प्रश्नों के उत्तर कैसे लिख पा रहे हो, उनके सही उत्तर क्या हो गए, या और महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए है, तो आपको चलना होगा अरिव्यान एप्लीकेशन में। अभी अरिव्यान एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर सभी विषयों की त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से प्रारंभ हो चुकी है, तो आपका भी वहां पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे मुझे आपसे प्रेरणा मिलती है और अच्छा करने के लिए और साहस मिलता है। दोस्तों, मिलते हैं एक अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने अंशु भैया का प्रणाम स्वीकार कीजिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद। MP बोर्ड 2026 में टॉप करने के लिए अभी डाउनलोड करें अरिविहान ऐप। बैच से जुड़ने या जानकारी के लिए कॉल करें 8305351495।